आप सबका इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं पुनः आप सबके सामने एक नया वीडियो शिक्षा और विद्या का जीवन में स्थान व प्रकृति ये टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो शिक्षा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ बताया था। शिक्षा और विद्या का अलग अलग अर्थ बताते हुए हमने शिक्षा के जो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक रूप है उस पर भी चर्चा की थी। अगर आप सब हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए हुए लिंक से आप हमारे पुराने वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। आज जो हमारा विषय है वो शिक्षा और विद्या का जीवन में स्थान, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है, हमारे आदर्श हैं, मूल्य हैं जो हमको सहारा देते हैं, हमको अवलंबन देते हैं और जो हमारी पहचान है। हम उसको भुला नहीं सकते हैं, हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं और उसका जो सबसे बड़ा माध्यम है, साधन है, वह है हमारे शास्त्र। विद्या और शिक्षा की जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी महत्ता बताई जाए उतना कम है। हमारे शास्त्र विद्या और शिक्षा के महत्व से एकदम भरे पड़े हैं। बहुत सी सूक्तियां हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर हम अपने जीवन में शिक्षा और विद्या के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन तमसो मां ज्योतिर्गमय सा विद्याया मदम हंति विद्याया जीते ऋतु विद्या गुरु राम गुरु विद्या परा देवता विद्या बंधुजम विदेश गमने विद्या विहीन पशु। ये सब ऐसी सूक्तियां हैं जो शिक्षा, विद्या, ज्ञान के महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, आभूषण के प्रयोग से मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति का भाव हमारे अंदर के कलुषित विचारधारा, हमारे अंदर के जो अंधकार है, हमारे अंदर के जो अवगुण है, उन सब से मुक्ति दिलाने की बात की गई है। ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन तमसो मां ज्योतिर्गमय, वह शिक्षा है, वह विद्या है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है और वही सबसे बड़ा हमारे लिए धन भी होता है। क्योंकि ये ऐसा धन है, ये ऐसा गुण है, ये ऐसा ज्योति, ऐसा प्रकाश पुंज है जो जीवन के प्रत्येक स्तर पर, जीवन के प्रत्येक दिशा में हमको सहायता प्रदान करती है। जब हम विदेश को गमन करते हैं, जहां पर हमारा कोई नहीं होता है, तो वहां हमारी विद्या होती है, हमारी शिक्षा होती है, वही हमको सहारा देती है, उसी से हम अपनी पहचान बनाने का कार्य करते हैं। सा विद्याया मदम हंति, विद्या वह है जो हमारे अंदर के विकार हैं, जो हमारे अंदर के मद हैं, उसको दूर कर देती है, कलुषित भावनाओं को त्यागने का कार्य करती है। विद्याया जीते रिपु, और विद्या, शिक्षा में एक सबसे बड़ा गुण होता है विनम्रता का। उस विनम्रता की सहायता से हम अपने जो शत्रु हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। विद्या गुरु राम गुरु विद्या परा देवता, यह आदि विद्या है जो सबसे बड़ी देवता के रूप में हमारे साथ रहती है, हमारा सहयोग करती है, हमको अवलंबन देती है, हमको सहारा देती है। विद्या गुरु राम गुरु, ये सबसे बड़ा गुरु है। अगर ये है तो हम कभी भी अपने जीवन की मार्ग से भटक नहीं सकते हैं। हमारा हर पग, हर समय
मार्गदर्शन करती रहती है। विद्या विहीनः पशु, और जो विद्या से विहीन है, जो ज्ञान से विहीन है, जो शिक्षा से विहीन है, वो पशु के समान है। उसका न कोई मित्र है, न उसका कोई सहायक है। वह इस जीवन में धरती का, पृथ्वी का एक भार के स्वरूप है, पशु के समान है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विद्या को, शिक्षा को, ज्ञान को ग्रहण करें। जब शिक्षा को हम अर्जित करते हैं तो वह अर्जित ज्ञान विद्या के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है और वह हमको हर पग सहायता पहुंचाती है। पूर्व जन्म अर्जिता विद्या, पूर्व जन्म अर्जिता धनम, पूर्व जन्म अर्जिता नारी, अग्रे अग्रे धावती। जो पूर्व जन्म में हम विद्या अर्जित किए होते हैं और जो हमारे पूर्व जन्म के धन हैं, जो पूर्व जन्म में हम नारी प्राप्त किए हैं, अग्रे अग्रे धावती, वह हमारे भविष्य में हमारे आगे आगे आती रहती है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारी शिक्षा कहती है, हम शिक्षा के व्यापक रूप में भी चर्चा किए थे कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का व्यापक रूप है, लेकिन हमने यह भी कहा था कि शिक्षा जन्म नहीं, जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भ में ही जो बच्चा रहता है उसको शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपना विचार, महत्वपूर्ण विचार दिया है, उसके अनुसार देखने का प्रयास करें तो शिक्षा जन्म से पूर्व ही नहीं बल्कि पिछले जन्म से ही हमको सहायता पहुंचाती है। पूर्व जन्म अर्जिता विद्या, जो हमने पूर्व जन्म में विद्या ग्रहण की थी, वह भी इस जन्म में हमको सहायक होगी। और जो इस जन्म में शिक्षा, ज्ञान, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, वो अगले जन्म में प्राप्त होगी। पूर्व जन्म अर्जितम धनम, पूर्व जन्म अर्जितम नारी, अग्रे अग्रे धावती। तो हमारा किया हुआ पुण्य, हमारा प्राप्त किया हुआ धन, हमारी प्राप्त की हुई विद्या, शिक्षा, ज्ञान हमको एक जन्म नहीं, हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति 7 जन्मों की बात करती है। हम 7 जन्मों की कल्पना करते हैं तो ये पूर्व जन्म का विद्या, ज्ञान हमको 7 जन्मों तक हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। और अगर हम शिक्षा और विद्या का लौकिक महत्व समझने का प्रयास करें तो उसमें व्यक्तिगत विकास हेतु हमारे लिए शिक्षा का जीवन में महत्व है। व्यक्तिगत विकास का मतलब यह है कि हमारे अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, जिसमें सभी विकास निहित है, उसका भी विकास शिक्षा और विद्या के द्वारा ही संभव होता है। नागरिकता के विकास हेतु शिक्षा और विद्या। नागरिकता विकास हेतु हम जानते हैं कि हर समाज का, हर राष्ट्र का, हर क्षेत्र का, हर देश का एक नियम होता है, एक कर्तव्य होता है, जो हर व्यक्ति, हर बालक, हर मनुष्य को ग्रहण करना होता है। उस नागरिक कर्तव्यों, उस नियमों को आत्मसात करना, धारण करना नागरिकता है। और उसके विकास हेतु शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही है जो नागरिकता के गुणों के विकास में सहायक होती है, उसको हर पग नागरिक कर्तव्यों का बोध कराती है। मूल गुणों के विकास हेतु हमने पहले भी चर्चा की थी कि हर व्यक्ति, हर बालक, हर बच्चा कुछ मूलभूत गुणों को लेकर पैदा होता है, कुछ शक्तियों को लेकर पैदा होता है, कुछ विशेषताओं को लेकर पैदा होता है, जिसको वह शिक्षा के द्वारा, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बाहर निकालने का
प्रयास करता है। यही शिक्षा और विद्या उस गुण को बाहर निकालने का कार्य करती है। उन मूल गुणों का शोधन, उन मूल गुणों का परिमार्जन कर शिक्षा उसको एक नई दिशा देने का कार्य करती है। प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, करुणा, दया, क्षमा, ये सब ऐसे गुण हैं जो हर व्यक्ति बालक लेकर पैदा होता है, लेकिन उस गुणों को परिमार्जित कर, शोधन कर, मार्गांतरीकरण करने का कार्य शिक्षा के द्वारा संभव होता है। सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का उन्नयन और विकास, हम जिस समाज में रहते हैं उसका अपना दायित्व है, उसका अपना कर्तव्य है। उस गुणों को आत्मसात करना और उन गुणों को आत्मसात करके उसमें जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का शोधन कर, समापन कर, एक नए विचार को पैदा कर नई दिशा देने का कार्य भी शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। और जब हम इन सब गुणों को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा कामधेनु के समान विद्या, शिक्षा जो शोभा बढ़ाती है, हमारा जो हमारे अंदर अप्रत्यक्ष धन है, जो हमारे अंदर का अप्रत्यक्ष गुण है, जो छिपा है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको जब हम धारण करके राष्ट्र में, समाज में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं तो वह हमेशा हमको सहायता पहुंचाती है। यहाँ तक कि नीच कुल में पैदा होने के बावजूद भी यही शिक्षा और विद्या है जो व्यक्ति को उच्च कुल का बना देती है। हमारे पास उदाहरण है व्यास का, हमारे पास उदाहरण है श्रृंगी ऋषि का, हमारे पास उदाहरण है ऐसे बहुत से ऋषियों का जिन्होंने उच्च कुल में पैदा न होते हुए भी अगस्त, श्रृंगी, व्यास ऋषि अपने ज्ञान, अपने तपोबल, अपने शिक्षा, अपने विद्या के बल पर एक महान ऋषि की परंपरा में सुशोभित हुए। तो यह शिक्षा, यह ज्ञान हमको हर जगह सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और विद्या का जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है। विदेश में, देश में, राष्ट्र में, समाज में, हर जगह यह हमको पूर्ण देने का कार्य करती है। हर जगह हमको श्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करती है, उत्थान की तरफ ले जाने का कार्य करती है। और हमारी एक और विचारधारा संस्कृति है, वह है आश्रम की। ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। हर व्यक्ति को, हर बालक को इन आश्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए भी शिक्षा और विद्या के लिए कहा गया है कि प्रथमे न अर्जिता विद्या, प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अगर हमने प्रथम आश्रम में विद्या ग्रहण नहीं की, ब्रह्मचर्य आश्रम जो कहा जाता है, उसमें हम अगर विद्या नहीं ग्रहण की, और द्वितीय आश्रम जिसको हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं, उस आश्रम में अगर हमने धन को अर्जित नहीं किया, और तृतीय आश्रम जिसमें हम संन्यास आश्रम जिसको कहते हैं, जिसमें पुण्य की प्राप्ति होती है, उसमें हमने अगर पुण्य की प्राप्ति नहीं की, चतुर्थे किम करिष्यति, तो हम चौथे आश्रम संन्यास में जाकर क्या करेंगे, कौन सा लाभ लेंगे। हमको चौथे आश्रम पहुंचने तक के लिए हमको ब्रह्मचर्य
आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में अच्छे कार्य करने होंगे, तब जाके हम संन्यास आश्रम को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार हम तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली यह शिक्षा, यह विद्या जो मुक्ति की तरफ, सा विद्याया विमुक्तये की तरफ ले जाती है, यह विद्या, यह ज्ञान सबसे बड़ा धन है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, जिसको न कोई चुरा सकता है, न कोई बांट सकता है, न कोई हरण कर सकता है, वह धन सबसे बड़ा धन है। यह जीवन में हमको सीखना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, जिससे हमारा लौकिक और आध्यात्मिक विकास संभव हो सके। इस प्रकार हम शिक्षा और विद्या का जीवन में स्थान समझने का प्रयास किए। साथियों, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षाओं में बार बार आता है कि शिक्षा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। तमाम परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। जीवन में स्थान जिसको हम समझ चुके हैं। अगला शिक्षा की प्रकृति, इसके लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में शिक्षा के संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और विश्लेषणात्मक अर्थ समझने का प्रयास किया था। उसी से हमारी शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट होती है और उसी को अगर हम समझने का प्रयास करें तो प्रकृति और अच्छे ढंग से हम समझ सकते हैं। शिक्षा का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न आता है, जो हमारा पहला बिंदु है, वह है विज्ञान एवं कला दोनों की प्रकृति। कोई कहता है कि शिक्षा विज्ञान है, कोई कहता है कि शिक्षा कला है, लेकिन शिक्षा विज्ञान और कला दोनों है। क्योंकि विज्ञान का जो गुण होता है, सबसे पहले हम समस्या को चुनते हैं, उसके बाद हम समस्या से संबंधित कुछ परिकल्पना बनाते हैं, फिर आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं, तुलना करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं और अनुप्रयोग करते हैं। यह सब कार्य शिक्षा में भी होता है। शिक्षा ऐसे किसी को आत्मसात नहीं करती है, ऐसे किसी को धारण नहीं कर लेती है, वह सबसे पहले उसका परीक्षण करती है। जब उसके परीक्षण में, उसके तर्क में वह सिद्ध हो जाता है, तब वह अपने अंदर उसको धारण कर लेती है। और कला इसलिए है कि कला का सबसे बड़ा गुण है कि कलाकार अपने मन से कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करता है, उसमें संशोधन करता है, उसमें परिमार्जन करता है और अपने अनुसार वह कलाकार एक नई आकृति देता है, ठीक कुम्भकार की तरह, जिसे वह अपने बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को एक नई आकृति देता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक अपने छात्र को जैसा चाहता है वैसा बनाता है। वह विभिन्न शैलियों का प्रयोग करता है और जैसा चाहता है वैसी आकृति दे देता है। इसलिए शिक्षा विज्ञान भी है और कला भी है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी शिक्षा की प्रकृति दर्शाती है। यह जन्म पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है और निरंतर ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता है, मानव बनता है, श्रेष्ठ मानव बनता है, और जब तक वह जीवित रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो इसकी प्रकृति आजीवन चलती रहती है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है।
विकासात्मक प्रकृति इससे सिद्ध होती है। शिक्षा कभी स्थिर नहीं होती है, शिक्षा गतिशील रहती है। अपने अंदर नए नए विचारों को धारण करते हुए शिक्षा आगे बढ़ती रहती है, विकास करती रहती है और समाज को, राष्ट्र को नया देने का प्रयास करती है। इसलिए इसकी प्रकृति विकासात्मक प्रकृति है। चौथा जो प्रकृति हम शिक्षा की मानते हैं वह संश्लिष्ट प्रकृति है। संश्लिष्ट, संश्लेषण का भाव ही होता है जोड़ने का, और शिक्षा की जो प्रकृति है वह जोड़ने की प्रकृति। हम पुराने आत्मसात किए हुए ज्ञान को, पुराने धारण किए हुए शिक्षा को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान हम पुराने धारण किए हुए ज्ञान से ही उसको पूर्ण करते हैं, समाधान करते हैं। इसलिए इसकी प्रकृति संश्लेषण की है। और शिक्षा दो ध्रुवी प्रकृति के रूप में, दो ध्रुवी प्रक्रिया के रूप में हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि एडम्स महोदय ने कहा था कि शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया है, एक शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है। साथियों, हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, वह प्राचीनतम विश्व की संस्कृति है। और जो एडम्स महोदय ने बहुत बाद में कहा उसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कह दिया। कठोपनिषद उपनिषद का ही एक भाग है, उसमें कहा गया है और हम सब जानते हैं कि सहनावत सहनौनत सह वीर्यम करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। हम सहनावत और सहनौभुनत की जो कल्पना करते हैं, जो बात करते हैं, वो शिक्षक और शिक्षार्थी की ही बात है। साथ साथ हम चलें, साथ साथ उपभोग करें, साथ साथ तेजस्विता को धारण करें और किसी से भी भेद ईर्षा न करें। यह शिक्षक और शिक्षार्थी के एक साथ चलने और महत्ता की बात करता है कठोपनिषद, और एडम्स महोदय भी वही बात करते हैं बहुत बाद में। लेकिन हम अपने साहित्य, अपने ग्रंथ पर कम ध्यान देते हुए हम बाहरी ओर ज्यादा झुकाव करते हैं। यह हमारी दुष्प्रवृत्ति है। इससे हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको अपने साहित्यों पर ध्यान देना होगा। इसी कारण से हम अपने इस प्रकृति और जीवन में स्थान का जो स्वरूप है उसमें हमने अपने ही ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए साहित्य को, उनके दिए गए सूक्ति को, उनकी विचारधाराओं को लेकर आया हूं और आप सबके सामने इसको प्रस्तुत करने, समझने का प्रयास करता हूं। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूवी ने कहा है। शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, ये एडम्स ने बताया था। इस बात से ड्यूवी भी सहमत थे, लेकिन इन्होंने कहा कि शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संचालित होने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तीसरा ध्रुव होना चाहिए, वह है सामाजिक पाठ्यक्रम। इस सामाजिक पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही शिक्षक और शिक्षार्थी आपस में क्रियाकलाप करते हैं। इसलिए तीसरा ध्रुव शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में इसकी प्रकृति हमारे सामने प्रस्तुत होती है। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो कभी आप नहीं भूलेंगे, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया अमेरिकन शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी ने कहा था, और शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसको शिक्षा शास्त्री एडम्स ने कहा था। शिक्षा सचेतन
सो उद्देश्य चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी एक प्रकृति यह भी है कि शिक्षा सचेतन है। शिक्षा अकस्मात कहीं से पैदा नहीं हो जाती है। शिक्षा को हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं, जैसी दिशा देना चाहते हैं वैसी दिशा देते हैं। शिक्षा के स्वरूप में हम जब बदलाव करते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसके उद्देश्य बदल जाते हैं। सचेतन का मतलब जानबूझकर किया गया कार्य, जानबूझकर किया गया प्रयास हमारी शिक्षा है। और हर शिक्षा व्यवस्था, हर विद्यालय, हर समाज का अलग अलग उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रकृति उद्देश्य और सचेतन की प्रकृति है। शिक्षा परिवर्तन की गत्यात्मक प्रकृति है। परिवर्तन मतलब पहले की स्थिति में बदलाव। गत्यात्मक जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, एक जगह ही स्थिर न रहे, चलती रहे, इसलिए कहते हैं कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति स्थिरता की प्रकृति नहीं है, यह चलती रहती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण होती रहती है, उसमें परिवर्तन भी होती रहती है। हम अपने आवश्यकता के अनुरूप, हम अपने जरूरत के अनुरूप, हम अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, हम अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन लाते हैं, हम समाज के उद्देश्यों को बदलते हैं, पाठ्यक्रम को बदलते हैं, और पाठ्यक्रम बदलते हैं तो हमारी शिक्षण विधि बदल जाती है। शिक्षण विधि जब बदलती है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया बदलती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जब बदलती है तो परिणाम बदल जाते हैं, और वह परिणाम हमारे लिए लाभकारी होती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम शिक्षा की प्रकृति को बदलकर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शिक्षा की एक और प्रकृति है गत्यात्मकता के, परिवर्तन की। और शिक्षा सामाजिक प्रकृति, मनोवैज्ञानिक प्रकृति। हम जॉन डेवी की बात करते हैं जो कि हमेशा सामाजिक शिक्षा की बात करता है, और ये कहता है कि समाज में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज जैसा चाहता है वैसा अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करता है। उसी समाज से शिक्षक भी जाते हैं, उसी समाज से शिक्षार्थी भी जाते हैं। समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय की स्थापना होती है, और उस विद्यालय में शिक्षक जैसा चाहता है बदलाव करते हुए, गत्यात्मकता प्रदान करते हुए अपने विचारों को रखता है। छात्रों को वैसा चाहता है, जैसा चाहता है वैसा बनाता है। यही कारण है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। लघु रूप का मतलब कि समाज के जो आदर्श हैं, जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो रीति है, जो नीति है, जो नियम है, वह सब विद्यालय में हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, और वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रकृति का मतलब यह है कि शिक्षा, आज हम छात्रों की रुचि, रुझान, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है। यह बाल केंद्रित शिक्षा या रुचि, रुझान, क्षमता, योग्यता, व्यक्तित्व, बुद्धि, वैयक्तिक विभिन्नता, ये मूल प्रवृत्ति, यह सब मनोवैज्ञानिक तथ्य है। और इसको जब हम शिक्षा में लागू कर देते हैं तो शिक्षा की प्रकृति मनोवैज्ञानिक हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा की प्रकृति मनोवैज्ञानिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, इसको खूब ध्यान से समझिए, जिससे कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप बखूबी हल करें। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सब
बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण होता है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, किसने कहा। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहा। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा। तो ऐसे प्रश्नों से आप तैयार रखिए, अपने को मजबूत करिए और शिक्षा विद्या का जीवन में जो स्थान है, उसकी जो प्रकृति है, इसको खूब बढ़िया से समझकर आप हमारे इस वीडियो में जो भी आपकी समस्या है, जो शंका है, जो प्रश्न है, उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रश्नों को रखिए। इस प्रकार से हमने इस शिक्षा और विद्या को इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। इसके पहले हमने शिक्षा और शिक्षा का अर्थ, जिसमें शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा और विद्या का अलग अलग अर्थ और शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा की थी। अगर मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, अगर जो हमारे पुराने वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।